हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सिंगर निकल्सन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में आइडिया होगा। रेस्ट हम लोग जब ट्रांसपोर्ट्स डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेल मेम्ब्रेन के बेसिक आउटलाइन आपको पता है। अब जो है सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है देखते हैं। ये साइटोप्लाज्म ये समझ लीजिए क्या है, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है उसने क्या किया, बाइंड कर दिया। ठीक है, अंदर जो भी मटेरियल है उसको सबको एक पेरिफेरी में बाइंड कर दिया सेल मेम्ब्रेन ने। उसके बाद अंदर की तरफ जो है क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी का मटेरियल है। ठीक है, जिसको कि हम साइटोसॉल बोलते हैं। और जो पूरा कलेक्टिव जो ये स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, जेल लाइक मटेरियल जो है आपका, इसको आपने साइटोसॉल कहा। और कलेक्टिवली साइटोसॉल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं, जितनी वेसिकल्स बनती हैं, जितने बॉडीज़ हैं, जो भी कुछ है, उसको हमने क्या कह दिया, साइटोप्लाज्म कह दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेल के 3 स्ट्रक्चर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। रफ आइडिया जान लीजिए। हमारे पास सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस है, जो कि एनर्जी जनरेटिंग है। सेकंड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। थर्ड हमारे पास गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सीसोम्स हैं और सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर इतना सब कुछ है और होना चाहिए। ठीक है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पिछले वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ। आपको ये सारे ऑर्गेनेल्स एक एक बना दोगे और उसको सेल मेम्ब्रेन से जो है बाइंड कर दोगे तो आपका सेल कंप्लीट बन जाएगा, लेबल डायग्राम बन जाएगा इसका। ऑर्गेनेल्स को एक एक करके देखेंगे हम। तो आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, जैसे आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ, साथ के साथ मैं आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाती चलूँगी। ठीक है, तो इसलिए डोंट स्किप एनी वीडियोस। और बायोकेमिस्ट्री भी आपकी लगातार इसी के साथ ही प्रिपेयर होती चलेगी। ठीक है, तो मे बी टुमारो मैं आपको ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो आई ट्राई कि मैं आपको जल्दी ही इसमें करा दूं, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो कीप वेटिंग फॉर दैट वीडियो, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और मैं कोशिश करूँगी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा दूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रोसेस क्या क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। चलो इसको देखते हैं। तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा क्या है, पावर हाउस है। ठीक, अब पावर हाउस किसी को नाम दिया गया है तो किसी वजह से दिया गया होगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है। ठीक है, अब इतना आपको पता होगा कि जो है ये एनर्जी जो हमारी बॉडी में होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यही एरोबिक जो ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, उसमें क्या होता है कि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी यूटिलाइज करता है या कैसे एनर्जी बनाता है, ये क्या करता है, इट विल एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हम जो खाना खाएंगे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे ये एनर्जी खींच लेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उससे एनर्जी बनाएगा। ठीक, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स।
यही मैं कह रही हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बनती है, प्रोटीन से कैसे बनती है, फैट से कैसे बनती है। तो मैं हाथ के हाथ आपको ये भी पढ़ाती चलूँगी, ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक जनरल आइडिया देखा जाए। मान लीजिए कि अगर कोई सीडेंट्री बॉडी है, कोई ऐसा सीडेंट्री ऑर्गेनिज्म है, या कोई आपका फ्रेंड है जो कि बैठ के काम करता है, ठीक है। आजकल जैसे होते हैं लाइक एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जो ऑफिस गोइंग पीपल होते हैं, ऑफिस में उनको चेयर पे बैठ के काम करना है, ठीक है। तो वो जो है उनकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, वो अपना ब्रेन चला रहे हैं, ब्रेन के लिए एनर्जी चाहिए। फिर जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, मान लीजिए आपकी कार्डियक एक्टिविटीज़ जो है वो तो बंद नहीं हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो लिविंग है उसकी कार्डियक एक्टिविटी तो बंद हो नहीं सकती, तो कार्डियक एक्टिविटी के लिए हमेशा जो है एनर्जी चाहिए, ठीक। दूसरा आपकी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए आपको एनर्जी हमेशा चाहिए, ठीक है। ये इनवॉलंटरी चीज़ें हैं, इनके बिना आपकी बॉडी चल नहीं सकती, जिंदा नहीं रह सकती, ठीक। तो इनके लिए क्या होगा, हमको एनर्जी जो है हमेशा चाहिए, ठीक। तो जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन्स हैं इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरा हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑर्गन की नीड के हिसाब से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमको नेचर ने दिया है। जैसे जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइजेशन डिफरेंट है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ होगी, नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगी। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसमें एनर्जी हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका दिल धड़कना बंद नहीं कर हो सकता है जब तक कि आप जिंदा हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हमको नेचर ने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट डेंसिटी पे दिया है, उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं और उसका नंबर चेंज हो जाता है जैसे जैसे ऑर्गन की एक्टिविटी घटती या बढ़ती है, ठीक। तो इसको अब लिख लेते हैं, क्या है देखिए, नंबर एंड डेंसिटी विल वेरी फ्रॉम द टाइप ऑफ एक्टिविटी द टिश्यू इज हैविंग, ठीक है। जितना कोई टिश्यू काम कर रहा है उस हिसाब से उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर टिश्यू कम काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा, नंबर और डेंसिटी घट जाएगी, ठीक। तो द मोर द माइटोकॉन्ड्रिया इन द ऑर्गन्स, तो देयरफॉर मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन द ऑर्गन्स विच रिक्वायर मोर एनर्जी, ठीक। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद क्या है देखिए, ये कहाँ पाया जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में सब जगह पाया जाएगा, लेकिन जो पार्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो पोर्शन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा काम कर रहा है उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, ये शॉर्ट नोट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इसमें हमारी एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। एक इनर मेम्ब्रेन है जो कि विच इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। और इसके अंदर का जो मटेरियल है ये जेल लाइक, इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या है कि ग्रैन्यूल सस्पेंडेड हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स हैं और क्रोमेटिन डीएनए है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आया है तो आप ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक। चलिए इसके अंदर की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपने पिछले डायग्राम में देखा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूअस एनवेलप होता है ऑर्गेनेल का, और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज, ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी की है क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी से आपको थोड़ा मेमोराइज करने में, याद करने में अच्छा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो आउटर होती है दैट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है, ठीक है, इनटू इनकम्प्लीट सेप्टे। देखिए ये जो है ये आधा आधा ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक। ये जो सेप्टम बन रहे हैं ये आधे आधे ही बन रहे हैं,
तो ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू सेप्टे विच आर कॉल्ड क्रिस्टा. ओके. देन आउटर मेम्ब्रेन जो है ये किसकी बनी होगी? लिपिड्स की बनी है, कोलेस्ट्रॉल की बनी है और मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको कि पोरिन कहते हैं. ठीक है. अब ये जो है क्या है? लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस को इजीली डिफ्यूज करा देंगे. ठीक. तो इसके जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है या पोरिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? जिन सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से नीचे है वो क्या करेंगे? दे विल डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस आउटर मेम्ब्रेन. ओके. और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड्स कम है और प्रोटीन ज़्यादा है. ठीक है. लिपिड्स हैं 0.27% और प्रोटीन्स है 1%. ठीक. तो ये क्या होगा? ये आयनिक सब्सटेंसेस और पोलर सब्सटेंसेस के लिए इम्परमिएबल हो जाती है. ठीक है. ये पास नहीं होने देगी. जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनको ये पास नहीं होने देगी क्योंकि ये प्रोटीन रिच है और इसमें लिपिड की मात्रा कम है. देन it is rich in many enzymes. Example cytochrome B, C1, C, A, A3. Then it is rich in NADH hydrogenase. ये सब जब हम बायोकेम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज एट्सेट्रा. फिजियोलॉजी में इसके नाम याद करने की ज़रूरत है. बायोकेमिस्ट्री में मैं पूरा पढ़ा दूंगी कि ये किस तरीके से आपको काम आ रहा है बॉडी में, सो दैट दिस बिकम्स मोर पैलेटेबल फॉर यू. ठीक है. देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं. क्या है? मेम्ब्रेन के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. ठीक है. दिस इज एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन. हाँ. एंड इट कंटेन्स DNA, राइबोसोम्स, एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके. तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ये सब सस्पेंडेड है. अब फंक्शंस देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है. पहला तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस या सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, ये जो है इसका मेन फंक्शन है, चीफ फंक्शन है. देन ये ATP बनाता है. फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है क्योंकि इसमें mRNA होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है. अब लाइफ स्पैन देखिए. लाइफ स्पैन इसका शॉर्ट ही है. ठीक है. और जितना ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा ये यूज़ होगा उतनी जल्दी ये डिके होगा. जितना ज़्यादा ये यूज़ होगा, जिस ऑर्गन का अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, वो उसकी एजिंग, सेलुलर एजिंग जल्दी हो जाएगी और इसलिए क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली नया बनाया जाता है बॉडी के थ्रू. ठीक. अब डिजीजेस देख लीजिए. MBBS लेवल में आपको सिर्फ नाम चाहिए. लुफ्ट-सीवीज, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी सिंड्रोम, एज रिलेटेड डिजेनरेशंस. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड माइटोकॉन्ड्रियन. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज साइटोप्लाज्म. अब बाकी के जितने ऑर्गेनेल्स हैं ये हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और साथ में बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते चलेंगे कि किस ऑर्गेनेल में क्या क्या फंक्शंस होता रहता है. ठीक है. सो दैट हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता रहता है. ठीक है. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.